आपका अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका यहां पर इस्तकबाल करता हूं। मेरे दोस्तों, ये संविधान बचाओ एक विचार सम्मेलन हो रहा है। हमें इसके बारे में मुख्य रूप से आपसे कुछ कहना है। दोस्तों, देश जब से आजाद हुआ और उसके पहले दोनों में एक बड़ी मोटी सी दीवार है। उसके पहले भारत क्या था और आजादी के बाद का भारत क्या है, ये दोनों बातें समझने वाली हैं। आजादी के पहले क्या था? एक समाज था, चाहे जो वर्ण करिए, हमें किसी वर्ण से नफरत नहीं है, पहली बात तो ये नोट कर लिया जाए मेरी बात को। लेकिन उस समय कौन से आदमी थे जिनको मोहन भागवत जी कहने पे मजबूर हो गए कि हमने 2000 साल तक इनके साथ पशुवत व्यवहार किया है? ये कौन से लोग थे? ये लोग थे दलित, ये लोग थे पिछड़े, ये लोग थे शूद्र, और ये लोग बहुत सारे अल्पसंख्यक भी इसमें थे जिन्होंने 2000 साल तक लगातार पशुवत जिंदगी जी है। आधा पेट भोजन, अपमान भरा जीवन, शिक्षा से कोई ताल्लुक नहीं, संपत्ति से कोई ताल्लुक नहीं। आपका धर्म केवल सेवा करना है, यही आपको पढ़ाया गया, यही आपसे जबरदस्ती मार मार के कराया गया। दोस्तों, परिवर्तन कहां से आया? अगर मैं अपने दिल की सच्चाइयों से बोलूं तो परिवर्तन अंग्रेजों के समय से आया। अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया। जिसमें बाबा साहब अंबेडकर हैं, सरदार पटेल हैं, फूले हैं, सावित्रीबाई हैं और तमाम उस वर्ग के लोग जिन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, उनको शिक्षा पाने का अवसर प्राप्त हुआ। शिक्षा के बाद उन्होंने पता चला कि ये सब क्या होता आया है मेरे साथ। खैर, इतिहास की बहुत सारी बातों में नहीं कहना है, वर्तमान में आना, इसलिए मैं जल्दी उसको समाप्त करता हूं। उसके आगे हम बढ़ते हैं। आजादी का समय आता है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, बाबा साहब, सब ने मिल करके, और भगत सिंह, आजाद और तमाम सुभाष चंद्र बोस, कितनी कुर्बानियों के साथ भारत आजाद होता है, आजादी का दिन देखता है 15 अगस्त 1947 को। उस समय एक घटना होती। घटना यह है कि भारत आगे चला कैसे, भारत आने वाला भारत कैसा हो, इसके लिए मनीषियों ने एक कल्पना की। कैसा भारत होना चाहिए? हमारे ये लोग जो हजारों साल से अपमान से पीड़ित थे, इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? जिन्होंने भारत के ही लोगों ने लोगों को अपमानित किया, उनके साथ कैसा होना चाहिए? एक पवित्र पुस्तक का निर्माण होता है। वो पवित्र पुस्तक कौन सी थी? वो परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान है। और वो संविधान आपको बराबरी का हक देता है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संपत्ति में, शासन में, हर जगह आपको बराबरी का हक देता है। 75 सालों में अगर आप पीछे से देखना शुरू करें
तो बराबरी का हक तो नहीं मिला, संपत्ति का बराबरी का हक तो नहीं मिल पाया। लेकिन हम धीरे धीरे अपनी मेहनत से कहीं कुछ वातावरण ऐसा था कि आगे बढ़ने में सक्षम हुए। दलित के, पिछड़े के, सबके घर से हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस सब कुछ बने। थोड़ा बहुत धंधा वंधा भी करने लगे, हल्की फुल्की अपना पेट काट करके जो पैसा रहा उससे जमीनें भी हमारे पास आ गई। हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक को कभी, स्वयंसेवक संघ को कभी पसंद नहीं थी, कभी एक्सेप्ट नहीं हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा माना कि आजादी ठीक नहीं है। ऐसी आजादी गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट में लिखा कि हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए जहां पे दलित और सवर्ण एक बराबर हो जाएं। तो इनकी मनसा आप समझ लीजिए कि इनकी मनसा कैसी थी। इन्होंने 50 साल तक भारतीय झंडे का सम्मान नहीं किया। फिर भी देश के नागरिक है, आगे बढ़ता रहा। फिर आया 2014। 2014 में एक नाटकीय पुरुष आया। अच्छे दिन, बहुत हो गई महंगाई की मार, महिलाओं पर बहुत अत्याचार, सब कह के ये जो बेचारे दलित पिछड़े, ये बेचारे किसान हैं, मजदूर हैं, इनको सबको भ्रम में डाल दिया। तड़का लगा, मीडिया ने साथ दिया, सबको तो उनके पास है, साथ दिया और आप लोग उस बहाव में बह गए। आपने एक सरकार बनाई जो सरकार आज 9.5 साल से काम कर रही है। उस सरकार की क्या उपलब्धियां रही, उन्होंने आपके साथ क्या किया, ये समझने और सोचने वाली बात है। आप सभी किसान मजदूर हैं, आपको पता है कि इनके पहले जितने लोग किसान आत्महत्या करते थे, एक डाटा आता था कितने किसान ने आत्महत्या की। इन्होंने उसके कहा कि इसको प्रकाशन ही न होने दो, प्रकाशन बंद हो गया। आपको कहा 2022 तक आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। दुगनी हुई क्या? 3 कानून लाए किसानों के लिए। अगर वो कानून हम लोग, आप लोग मिलकर के, लड़ करके उनको वापस नहीं कराए होते तो जमीन आपकी आज खत्म हो चुकी होती, पूरी जमीन पे अडानी का अधिकार हो गया होता। आप ये समझिए। दूनी कौन कहे? तेल का दाम, बिजली का 200 की जगह 1200, 60 रुपए 50 रुपए का तेल 100 रुपए में, हर चीज 2 गुना 3 गुना महंगी हो गई। हमारी आय तो बढ़ी नहीं, खर्चा बढ़ता चला गया। मतलब अगर हम सही हिसाब लगाएं तो हमारी आमदनी जितनी थी उससे भी कम हो गई। क्या हुआ? यह किसानों के साथ इन्होंने छल किया। कोई चीज आपके लिए इन्होंने नहीं की, सिर्फ झूठे सपने दिखाए। छात्रों की बात है, अभी बताओ, बैकवर्ड क्लास की छात्रवृत्ति रोक दी गई है उत्तर प्रदेश में, किसी को नहीं मिलती है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, कैसे पढ़ेंगे लोग? पीएचडी की सीटें घटा दी गई। 27% का जो आरक्षण उच्च शिक्षा में दिया था अर्जुन सिंह ने, वो भी अब नहीं मिल रहा है। कैसे पढ़ेंगे बच्चे? सरकारी स्कूलों को खत्म कर दिया, कैसे पढ़ेंगे? शिक्षा का ये हाल कर दिया इन्होंने। छात्र बेहाल घूम रहा है। जहां कुछ पढ़ाई भी होती है, जेएनयू में कहीं भी, वहां डंडे लेके पहुंच जाते हैं, रोज मार करते हैं। कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे? बेरोजगारी का तो ये आलम हो गया कि
कि पढ़ करके बच्चे जो कंपटीशन वगैरह देना बंद कर दिए। कहां जाए, कोई वांटे नहीं है। ये कहते थे 2 करोड़ रोजगार आपको हम हर साल देंगे। 9.5 साल हो गया, 18-20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इन्होंने 1 करोड़ लोगों की नौकरियां और कम कर दी। तब से, मतलब जब कांग्रेस का शासन था तब से कम हो गई। देने की कौन कहे, इन्होंने नौकरियां खत्म कर दी। मेरे भाइयों, यह हाल रही। आरक्षण की क्या बात करें। आप तो जानते हैं 69-70 हजार शिक्षक थे, करीब 18,000 आपका हिस्सा आता है। आपको 1800 लोगों का बड़े मुश्किल में नौकरी मिली। हाईकोर्ट गए, आंदोलन हुए, हम नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। जाओगे कहां, किससे कहोगे, कोई नहीं पूछने वाला। और यही नहीं, एक बार सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, हम आरक्षण को बेकार कर देंगे। ये बेकार कैसे होगा? बेकार ऐसे होगा कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं, नौकरियां खत्म कर दो। कैसे खत्म होंगी? रेलवे को प्राइवेट कर दो, प्राइवेट में आरक्षण नहीं है। बंदरगाह प्राइवेट कर दो, आरक्षण नहीं है। हवाई अड्डा प्राइवेट कर दो, आरक्षण नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्राइवेट कर दो, आरक्षण नहीं है। खत्म हो गया प्राइवेट में। तेल की कंपनियां बेच डालो, प्राइवेट कर दो, आरक्षण नहीं है। जितना चीज आप देख रहे हैं सब खत्म कर दिया इन्होंने। कैसे पाएंगे आपके लड़के नौकरी? ये सोचिए, ये समझिए। यही नहीं, कम से कम उत्तर प्रदेश में 4th क्लास की नौकरियां, क्लास 3 की नौकरियां संविदा पे कर दी। संविदा का क्या मतलब है? संविदा में कोई आरक्षण नहीं है, फिर वहां नहीं पाओगे नौकरी। कर लो जो करना है, जितना जाना हो, दर्शन करना हो कर लो, नौकरी नहीं मिलने वाली है। दर्शन से नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो समझिए। और आप लोग, हम सभी लोग इतने भोले हैं। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, माननीय नीतीश कुमार जी के, लालू जी के और सबके दबाव में पीपी सिंह ने जब 37% मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, आपको पता है किसने सबसे ज्यादा विरोध किया? सबसे ज्यादा विरोध उन लोगों ने किया जिनको उठाकर आप गद्दी पर बैठाए हुए, इन्होंने आग लगाई आपके खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ विरोध किया। और हम फिर भी हम वोट देते हैं। तो मुझसे बेवकूफ कौन है यार? हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी, कहीं से कोई रास्ता नहीं बचा, और हम उनको वोट देते हैं यार। हम कितने बेवकूफ हैं हम? ये समझने वाली बात है। अभी लेटेस्ट आपको बताएं, EWS की 10% रिजर्वेशन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। और वीकर सेक्शन में सिर्फ सवर्ण है। मैं कि उनका बुरा नहीं चाहता, लेकिन न्याय तो होना चाहिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में दलित पिछड़े नहीं भर सकते। और मेरिट कहां जा रही है? शेड्यूल कास्ट से भी नीचे जा रही है इनकी मेरिट। दिल्ली पुलिस की भर्ती हो रही है, भर्ती में 488 EWS वाले हैं, मतलब सवर्ण के दे दिया गया 10% कोटे में। और पिछड़ों को 258 मतलब 27% का 258 और 10% का 488। आप नहीं देख रहे हैं?
क्यों नहीं देख रहे ये सब? हम बताते हैं क्यों नहीं आप देख रहे हैं, क्यों नहीं देख पा रहे हैं। भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य में आपको याद है कोरोना में सरकारी अस्पताल में जो अंदर गया, ना अंदर पानी मिला, ना खाना मिला, ना दवा मिली, आपको लाश भी नहीं मिली। आपको ये समझना चाहिए। अगर आप नहीं समझते तो फिर मैं क्या करूं? आपके भाई भतीजे जो नौकरी करते थे बेचारे पैदल चले आ रहे थे, मारी लाठी की, ट्रेन बंद कर दी, बस बंद कर दी, पैदल अपने घर पे आ रहा है बेचारा, तू हुक 10 लाठी मारो। ऐसी निकम्मी और निर्दयी सरकार कैसे हो सकती है यार? फिर भी हम लोग उनके साथ कोई न कोई हमारा भाई खड़े ही हो जाता है। भ्रष्टाचार, अरे हम तो हरिश्चंद्र के औलाद हैं भाई, हम कहाँ भ्रष्टाचार जानते हैं? माल कैसे खाया गया? खूब माल ऐठो। नोटबंदी हुई, बड़ौदा में 500 करोड़ 7 दिन में नोट बदल दिए गए। कैसे बदले गए? मशीन नहीं लगी, हाथ से आदमी 10 आदमी नहीं गिन सकते थे, बदले गए। लाओ एक बोरा तौल के ले जाओ, आधा बोरा तौल के ले जाओ। कैसे? 1500 का नोट दो, 50% पट्टे पे देंगे। 2000 का नोट 1 लाख लाते, 50,000 लेके जाओ। और आधा कमाया गया, आधा। और पैसा कहां गया? पैसा मैं बताता हूं कहां गया, आपको नहीं मालूम होगा बहुत लोगों को। एक का नाम सुना हुआ गौतम अडानी, एक दूसरा है विनोद अडानी, सगा भाई। तो कहे नहीं यार, दोनों लोग यहां रहोगे तो पचेगा कैसे माल? ऐसा करो विनोद, तुम इस देश की नागरिकता खत्म करो, चले जाओ मॉरिशस में रहो। भाई सरकार है, मॉरिशस की नागरिकता मिल गई। और मॉरिशस के 10 बाई 10 कमरे में विनोद अडानी ने 36 कंपनियां खोली, 36। और सब कंपनी ने खूब पैसा भरा पड़ा है। और सारा पैसा यहां जो गौतम अडानी देश में इनकी कंपनी में लगाता है। जब गौतम से पूछो पैसा कहां से, हमारा विदेश से सब लोग पैसा लगा रहे हैं। विदेश में कौन? सगा भाई विनोद अडानी। चोरी का माल विनोद अडानी के पास पहुंचा, लाखों करोड़ पूरे भारत वर्ष को लूट डाला इन्होंने। और लूट के पैसा विनोद अडानी के पास पहुंचाया और गौतम अडानी की कंपनी लगाया। 10-20 हजार करोड़ को तो चुरा के रख ले गया। तो 4-6 लाख करोड़ हो गया, 50 ट्रक नोट हो गया। क्या कर गया? नोट छपने को गया। आरबीआई जहां से नोट देवास से छपता, 8,000 करोड़ का नोट छापा गया। छाप के भेजा गया जहां आरबीआई कैश जस्ट है। 1.5-2 साल हो गया, अभी तक पहुंचा नहीं, पता नहीं कहां चला गया। डकैती, लूट। अब आपको क्या कहते हैं? अरे हिंदू हो ना, अरे आओ ना। आप समझिए इस बात को। और आप नहीं समझेंगे। अगर आप अपनी रक्षा नहीं करना चाहेंगे तो कौन रक्षा कर देगा यार? और फिर से कहें सरदार पटेल पैदा होंगे, कहें बाबा साहेब पैदा होंगे तो हर रक्षा होगी। अरे अपनी रक्षा स्वयं करना सीखो। देखो क्या हो रहा है देश में, समझो इसको। कहते हैं संविधान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बराबरी की बात थी। आर्थिक जरा तो देखो, एक आदमी के पास 19 लाख करोड़ की संपत्ति है। किसके पास? अडानी के पास 19 लाख करोड़। और हमारे गांव में भी जो सबसे छुटकुआ हुए 190 रुपये न हुए बेचारे के पास। ये है आज हमारा भारत। और ये आदमी भारत ऐसा बना रहा है कि आप दाने दाने के मोहताज हो जाएं। जब खाने पीने मरेंगे तो मेरे पास आएंगे
कि 200 रुपये या 5 किलो राशन हमको दे दो। आप इसको समझिए, और गंभीरता से नहीं समझते तो कोई किसी को, आदरणीय श्रवण कुमार जी, आफाक अहमद, नीतीश कुमार जी आपको बचा नहीं पाएंगे। जब आप नहीं समझना चाहोगे तो कौन क्या कर लेगा। मेरे दोस्तों, कानून व्यवस्था के हाल तो यह है कि अगर उनके कैम कहा, उनके कैम कहे तो चाहे रेप करवे तब FIR ना लिखी जाए, मर्डर कर दे तब FIR ना लिखी जाए। और आपने अगर गलत से नाम ले लिया और कहीं आप गलती से मुसलमान, पासी और कुर्मी हो जाबे तो पहले मारा जाबे और घर ऊपर से गिरा दी जाए। अरे यही तो गोविंदपुर है, घर तोड़ दिया गया पूरी तरह से। हमारी बहनें बेटियां जेल में थी, हम लोग मुंह लटकाए घूम रहे थे, हम लोग जमानत नहीं करा पा रहे थे। घर भी वहां तोड़ा गया, मार भी खाए और जेल भी गए। कौन सा प्रमाण आपको चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या होगा? यह प्रमाण है आपका। और इसका एक मॉडल का नाम दिया। ये मॉडल है, बहुत फेमस मॉडल है, जिसको कहते हैं गुजरात मॉडल। मतलब जे बोले वो का मारा, छोटी जात को हो वो का लतियावा, वो का जिए न दिया और सब मजा करें, चाहे डकैती करे, चाहे चोरी करे, चाहे बेईमानी करे, उनको कोई नहीं पूछेगा। यह है गुजरात मॉडल। यह दूसरा मॉडल है। हमारे परम आदरणीय श्रवण कुमार जी और आफाक अहमद साहब बैठे हुए हैं। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही। मैं एक उदाहरण दूंगा और बहुत ज्यादा उदाहरण दूंगा तो बहुत समय ले लेगा। एक दिन माननीय की गाड़ी में मैं जा रहा था, बैठकर माननीय के अपने उससे पीए से कहे जरा फला को फोन लगाओ, तब तक किसी को फोन लगा रहे होंगे। उधर से आवाज आई तो कहें ये पूछे कि मनरेगा में तुम काम कर रहे हो, पैसा वैसा मिल रहा है? कहें कौन बोल रहे हो? तो सर ने कहा, माननीय ने कहा कि मैं मंत्री श्रवण कुमार बोल रहा हूं। कह रहे अच्छा मजाक मत करिए, फोन रख दीजिए। मतलब उस आदमी को विश्वास ही नहीं हुआ कि मंत्री बोल सकता। 3 मिनट समझाने में लगा कि मैं मंत्री बोल रहा हूं। ये सरकार है जो गरीबों का ख्याल रखती है, औरतों का, महिलाओं का ख्याल रखती है, छात्रों का ख्याल रखती है। बिहार जाने से पहले मेरे मन में एक बात होती थी, यार बिहार तो पिछड़ा, मतलब समझते थे कैसे गए गुजरात जाए तो होंगे सब ऐसे ही आधा पेट खाने वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले। अरे भैया हम गए गांव तक की सड़क, बढ़िया चमचमाती रोडें, चारों तरफ बढ़िया सा व्यवस्था, बढ़िया पटना, और हर आदमी संतुष्ट। क्या गरीबों की सरकार है ना, नेता संवेदनशील है ना, वो आपके दिल को, आपके दर्द को जानता है। मैं एक उदाहरण और देख करके उस बात को मैं और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, और आगे चलूंगा। वहां पर शराबबंदी हुई। शराबबंदी क्या हुई? क्योंकि महिलाओं के कहने पे हुई, क्योंकि शराब पी करके लोग बहुत घर पे गड़बड़ कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप जरा देखिए, मैं तो भाई इसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम संवेदनशीलता, मानवता कहूंगा, मैं इतने कह सकता हूं, मेरे पास और शब्द नहीं है। उन्होंने पूछा कि गांव में लोगों ने बताया कि साहब आपके जो गांव में कुछ लोग बेचारे धंधे करते थे दारू बना के वो अपना किसी तरह रोजगार पेट पालते थे,
साहब उनके धंधुआ बंद हो गया, क्या करें। दूसरा कोई होता, यहां की सरकार होती, गुजरात की सरकार होती, 4 डंडा मारती उठा के। ये कौन कौन है लिस्ट बनाओ, मारते हैं 4 डंडा। नहीं, एक मानवीय संवेदनाओं की सरकार है, मानवता का पोषण करने वाली सरकार है, गांधी, अंबेडकर और पटेल के सपनों के सरकार है। उन्होंने कहा यार लिस्ट बनाओ कि कितने लोग हैं जो शराब बंदी के कारण भूखों मर रहे हैं। आपका विभाग है, लिस्ट बनी। आप जानते हैं लगभग 1.5 लाख लोगों को तुरंत 1-1 लाख रुपए मदद दी गई कि भैया शराब नहीं बनाते हो तो अपना पेट पालो, फिर आगे रोजगार की हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये होती है सरकारें। सरकार इसके लिए है, सरकार इसके लिए है कि गरीब मर रहा है तो उसको दौड़ करके उसको गले लगाएं, उसको पूछें। सरकार ऐसी होनी चाहिए। यह है जनता दलियों की सरकार, यह है नीतीश बाबू की सरकार, यह है श्रवण बाबू की सरकार, यह है आफाक अहमद की सरकार। इसको कहते बिहार मॉडल। बिहार मानवीय गुणों से लदोलद, मानवता के प्रति समर्पित, अंबेडकर और गांधी पटेल के सपनों का भारत बनाने की कोशिश कर रही है। ये सब उसके महारथी हैं जो आपके सामने विराजमान हैं। 7 बार एमएलए रहे हैं, 4-5 बार से कैबिनेट मिनिस्टर हैं। लेकिन जब किसी से मिलते हैं तो आपको देखने लायक होता है कि कैसे मिलते हैं। हमें यह सरकार चाहिए, हमको ऐसी सरकार चाहिए जो गरीब को अपने हृदय से लगाए, उसके दर्द को जानना चाहे। ऐसी सरकार हमको चाहिए जिसको हम लोग बिहार मॉडल कहते हैं। दोस्तों, अब हम समय आ गया है। ये 2 तरह के मॉडल हैं, एक नीतीश बाबू का बिहार मॉडल, एक ब्रह्मांड के नेता, वो धरती के नहीं, ब्रह्मांड के नेता। छोटा पड़ रहा है क्या? कई ब्रह्मांड के नेता, और जहां जाए वहां मार के भगा हुआ जाए। तो ऐसे गुजरात मॉडल, जहां पे किसी की आवाज नहीं हो सकती, एक वो मॉडल है। हमको चुनना है, आपको चुनना है कि किस मॉडल से आप चलेंगे, किधर जाएंगे। ये आपको चुनना है, ये आप पे निर्भर करता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आगे अभी 2024 में इलेक्शन होने जा रहा है। मेरा पर्सनल, मैं आपको कहता हूं कि मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप कहां पर परेशान हैं, होना क्या चाहिए। मेरी आपसे आग्रह है कि खूब गंभीरता से इन दोनों मॉडल पर विचार करिए और आने वाले समय में इसको समझिए। किसान पार्टी उत्तर प्रदेश के करीब 39 जिलों में कई बार अपना संगठन रखती है, लोगों के पास आती जाती है, अपनी बात कहती रहती है। हम 3 साल पुरानी पार्टी थे। हम लोग इसी विचारधारा के रहे और इसी विचारधारा पे आगे हमें चलना है। और मैं आप सभी का, मैं जानता हूं गर्मी है, काम का समय है, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, संविधान से मोहब्बत करते हैं, इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी के अग्रदूत
श्री श्रवण कुमार जी और आफाक अहमद जी को सुनने यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। आप लोग उनको सुनिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं जहां भी गया हूं आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरी बातें मानी है, मेरी कहने में इस गर्मी में आप तशरीफ लाए हैं। मैं दिल से आप लोगों का शब्द नहीं है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे दोस्तों, आपका सहारा है। मैं एक वचन तो देता हूं, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जब तक जीवन है संघर्ष तो आपके लिए मैं करूंगा, चाहे मरूं, चाहे मिटूं, चाहे बर्बाद हो जाऊं, कोई फर्क नहीं। दुनिया की कोई ताकत भी वर्मा को डरा नहीं सकती, ये बात आप समझ लीजिए। देखिए, संविधान की रक्षा के लिए हमने 2-4 लाइन मैंने एक लिखा है, उसका एक शपथ लेने का। तो आइए अच्छा हाँ, मैं हथियार पे भूल गया। ये सबसे बड़ा हथियार आपका है संविधान, और यह संविधान ही आपको बराबरी का हक देता है। भाजपा के आर्थिक सलाहकार, मोदी जी के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने कहा कि संविधान पुराना हो चल रहा है, इसको बदलना चाहिए। ये कह रहे हैं, गलती क्या है? उनसे जरा पूछो कि संविधान में कमी क्या है। तो मैं बताता हूं संविधान में क्या कमी है। बाबा साहब ने दलित पिछड़ों को सवर्णों के बराबर कर दिया। यही कमी है जो इनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कैसे आपको फंसाएं, किस जाल में फंसाएं कि आप फंस जाएं और इनको वोट दे दें और ये आपकी गर्दन मार दें। संविधान जिस दिन बदल गया, आखिरी वाक्य है, जिस दिन इन्होंने संविधान बदलने में कामयाबी हासिल कर ली, और अगर 2024 में इनकी सरकार आप बनाते हैं तो ये संविधान नहीं रहेगा। और बदल गया तो 1947 के पहले वाली स्थिति में जाने के लिए आप और आपके बच्चे तैयार रहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। हम इस संविधान की तन मन धन से रक्षा करेंगे। यही बात एक बार हमारे साथ आप हाथ दोनों उठा करके कह दीजिए, हम सब, जरा जोर से, ये शपथ है, हम शपथ लेते हैं, हम सब संविधान की रक्षा तन मन धन से करेंगे। हमें जरूरत पड़ी तो हम अपना खून तक दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप विजय। आप सबका बहुत बहुत आभार। नीतीश कुमार जिंदाबाद, श्रवण जी जिंदाबाद, आफाक अहमद जिंदाबाद, जनता दल यू जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।